हेलो एवरीवन, अभी क्लास 10 वाली बच्चों आज की वीडियो में आप लोगों को सामने लेके आ चुका हूं क्लास 10 साइंस का चैप्टर का वन शॉट एक्सप्लेनेशन फॉर 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन। है ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें ये चैप्टर आता है या नहीं आता है, लेकिन अगर तुम ये वन शॉट एक्सप्लेनेशन शुरू से लेके एंड तक पूरा का पूरा ध्यान लगा के देख लेते हो, एक ही बार देख लेते हो, कम से कम तुम्हारा ये चैप्टर A to Z क्लियर हो रहा होगा, दिलो दिमाग में सेट हो रहा होगा, तो तुम्हारा इस चैप्टर से तो एटलीस्ट एक भी मार्क्स नहीं कट रहा होगा, इतनी गारंटी मेरी है। तो चलिए भाई चालू करते हैं विद फुल जोश। किस बात का इंतजार है भाई? लाइक करो वीडियो को, नया रहो तो सब्सक्राइब करो। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। लाइफ प्रोसेसेस के अंदर हमें जो होता है हमारी ज़िंदगी के बारे में पढ़ना है, हमारे जो डेली बेसिस में हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है। ये चैप्टर स्टार्ट होता है सबसे पहले तो हमें ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि भैया लाइफ है क्या, आखिरकार जो लाइफ है वो है क्या। हमें पता कैसे चलता है कि भैया कोई चीज़ जो होता है अलाइव है या डेड है, कोई चीज़ जिंदा है या मरी हुई है, ये हमें आखिरकार जानते कैसे हैं। अगर मैं आपसे ये दो तीन चीज़ें पूछूं कि भाई कोई चीज़ जिंदा है या मरी हुई है, आप कैसे बताओगे? तो आप कहोगे सर वो चीज़ ग्रो कर रही है, वो चीज़ मूव कर रही है। लेकिन भैया मूव तो पत्थर भी करते हैं, अगर उसको लात मार दो वो भी मूव कर जाएगा। ग्रो तो भैया पहाड़ भी करते हैं, माउंट एवरेस्ट हर साल ग्रो करता है। तो हमें आखिरकार पता कैसे चलता है कंफर्म साइन ऑफ लिविंग क्या है? अगर हम कहें सर मॉलिक्यूलर मूवमेंट या जो होता है हमारा क्या कहते हैं मेटाबॉलिज्म, तो ये कहीं ना कहीं एक कंफर्म साइन ऑफ लिविंग आता है। लेकिन मेटाबॉलिज्म की एक ऐसी चीज़ है जो हमारा कंफर्म साइन ऑफ लिविंग होती है, उसका हम लोग नाम देते हैं क्या? उसका हम लोग नाम देते हैं हमारा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन हमारा कंफर्म साइन ऑफ लिविंग है। मतलब भैया इसके अगर ये चीज़ कहीं पे हो रही है, कोई जो आपका ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं हाँ भैया ये ऑर्गेनिज्म जो होता है लिविंग की कैटेगरी में आता है, ये ऑर्गेनिज्म लिविंग है। अब सर लिविंग तो हो गया, लेकिन लिविंग के साथ साथ में ये भी तो चीज़ होना चाहिए सर, हम लिविंग हैं, हमने गाड़ी तो खरीद ली, लेकिन गाड़ी को सर मेंटेन भी तो करना होगा। तो मेंटेनेंस ऑफ लाइफ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने जो होता है बहुत सारा पहले पढ़ रखा है इसके बारे में, पहले क्लास 9th में, क्लास 8th में, कि भैया जो होता है ऑर्गेनिज्म क्या है। ऑर्गेनिज्म एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं। अब ये वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स हैं, इनके ऊपर एनवायरनमेंट का भी इफेक्ट पड़ता है। एनवायरनमेंट इनको कोशिश करता रहता है तोड़ने की, और जो होता है अगर ये जो वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है हमारा ये कहीं ना कहीं से भी ब्रेक हुआ, तो जो होता है हमारा भाई ऑर्गेनिज्म मर जाएगा, हम मर जाएंगे। ठीक है, हम भी तो एक ऑर्गेनिज्म ही है। और इसलिए सारे के सारे लिविंग क्रिएचर्स को अपने जो स्ट्रक्चर है उसको रिपेयर करना होता है, उसको मेंटेन करना होता है। ये मेंटेनिंग प्रोसेसेस को हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। भैया इसको मेंटेन करने वाली प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इसको लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। अब ये मेंटेन करने के लिए, कार को मेंटेन करने के लिए भैया मैकेनिक की एनर्जी लगती है नहीं लगती? हाँ सर लगती है। तो ऐसे ही इसको मेंटेन करने के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए होती है। और जो होता है इसलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि हम खाना क्यों खाते हैं। आखिरकार खाना सर हमारा जो होता है ये न्यूट्रिशन वाला पार्ट की बात करें तो हमारा न्यूट्रिशन आखिरकार है क्यों? हम इतने सारे खाने खाते हैं, कुछ वीगन है, कुछ नॉन वीगन है, कुछ ओमनीवोर है, हर्बीवोर है, सारे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आखिरकार न्यूट्रिशन ज़रूरी क्यों है? तो न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करूँ तो न्यूट्रिशन क्या है बॉस? न्यूट्रिशन इतने ज़्यादा खाना क्यों खा रहे हैं हम लोग? इसलिए हम खा रहे हैं कि हमारी बॉडी को जो होता है एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती रहे। हम जो होता है इस खाने से एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी लेते हैं जो हमारी बॉडी को नरिश करता है, जो हमारी बॉडी को मेंटेन करके रखता है, जो हमारी बॉडी को रिपेयर करता है। इसलिए हमें जो होता है न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये क्या है न्यूट्रिशन? कि हम एनर्जी कैसे ले रहे हैं, हम जो होता है फूड कैसे एक्वायर कर रहे हैं, वो हमारा मोड जो होता है, वो हमारा टाइप हमारा वो न्यूट्रिशन हो जाता है। हमारे न्यूट्रिशन के दो मेन हमारे मोड्स होते हैं न्यूट्रिशन के। सबसे पहला होता है आपका ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा होता है आपका हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर चलो कोई बात नहीं, हमें बहुत ज़्यादा कष्ट हो गया है, हम 3 ही पढ़ लेते हैं। होलोजोइक होता है इसके अंदर, सैप्रोफिटिक होता है, एंड जो होता है हमारा पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। चलो तो सबसे पहले जो होता है ऑटोट्रॉफिक से ही अपनी कहानी चालू कर लेते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और फोटोसिंथेसिस की जरा बात करते हैं। अगर एक ऑर्गेनिज्म है मेरे पास में, वो अपना खाना खुद बना पा रहा है, अपने आप को अपना खाना दे पा रहा है, उसे किसी और ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत नहीं है। सिंपल चीज़ों का इस्तेमाल करके, जैसे हमारी सनलाइट हो गई, केमिकल्स हो गए, इन सब का इस्तेमाल करके, मिनरल्स का इस्तेमाल करके, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके, हवा का इस्तेमाल करके, तो उसे हम लोग ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में डाल देते हैं। और उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। अब ये दो तरीके से हो सकता है। जैसे कि हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस मतलब फोटोन
फोटोन मतलब लाइट की एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए वो अपने आप को खाना प्रोवाइड करते हैं, अपने आप के लिए खाना बनाते हैं, उन्हें इसलिए हम उन्हें फोटो ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। और कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो केमिकल्स के इस्तेमाल से जो होता है अपने लिए खाना बनाते हैं, इसलिए हम उन्हें कीमो ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। फोटोसिंथेसिस की अगर मैं बात करूं तो फोटोसिंथेसिस में हमारा लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करके हमारा जो वाटर है उसको तोड़ दिया जाता है और अल्टीमेटली उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके हमारा ग्लूकोज बना दिया जाता है। तो ये हमारा जो प्लांट है ऑक्सीजन का, हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर का, मिनरल्स का इस्तेमाल करके सॉइल से हमारी कुछ ऐसी रिएक्शन हमें बना के दे देता है। 6 CO2 प्लस में 12 H2 इज इक्वल टू C6H12O6 प्लस में 6 O2 प्लस में H2O। ये क्या है? ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। इसमें प्लांट जो होता है सिंपल मटेरियल्स को इस्तेमाल कर रहा है, जैसे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जैसे हमारा वाटर हो गया, कुछ मिनरल्स भी इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है सर? क्लोरोफिल वो जगह है जहाँ पे प्लांट में फोटोसिंथेसिस होती है। इन दी प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल और इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हमें जो होता है प्लांट के अंदर ग्लूकोज बनता हुआ दिखता है और हमारी जो होता है लाइफ गिविंग गैस ऑक्सीजन वहाँ से रिलीज हो रही होती है। अच्छा सर, एक बात बताइए, ऑक्सीजन रिलीज कहाँ से होती है? तो वो जाती है आपकी स्टोमेटा से। स्टोमेटा सर क्या होता है? स्टोमेटा जो होता है हमारे प्लांट के ऊपर कुछ ऐसे पोर्स पाए जाते हैं जो कि हमारा गैसेस एक्सचेंज करने में मदद करते हैं। इनके जरिए प्लांट सांस लेता है, सांस छोड़ता है। वही वाली बात है, जैसे हमारी नाक है वैसे ही प्लांट के लिए प्लांट की नाक स्टोमेटा है। अब प्लांट की नाक, ये जो स्टोमेटा है ना, ये जो होता है लीफ के इनसाइड पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? लीफ के इनसाइड पाए जाते हैं। आपको दिखाते हैं। तो जो स्टोमेटा है, ये देखिए जो लीफ है इसके इनसाइड अंदर वाले हिस्से में पाए जाते हैं, उसके वेंट्रल साइड में पाए जाते हैं, पीछे की साइड में पाए जाते हैं। अब इस पे ऊपर सीबीएसई क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई जो होता है स्टोमेटा अंदर ही क्यों पाए जाते हैं, ऐसा बता दो। तो जो होता है ये इसलिए होता है, जैसे आप रोड के किनारे जा रहे हैं तो आपने देखा होगा प्लांट के पत्तों के ऊपर बहुत सारा डस्ट इकट्ठा हो जाता है, बहुत सारा डस्ट इकट्ठा हो जाता है, उसके जरिए पत्ते ब्लॉक हो जाते हैं। प्लांट को पता है कि भैया हमारे पत्ते ब्लॉक ना हो जाए, इसलिए उसने स्टोमेटा को एवोल्यूशन के जरिए नीचे शिफ्ट कर दिया। ज़्यादा से ज़्यादा स्टोमेटा नीचे मौजूद होते हैं कि आगे प्लांट ऑल थ्रू दी सीजन जो होता है वो सांस लेता रहे, भले को 12 साल में एक ही बार होती है। अब जो स्टोमेटा है वो हमारा कुछ इस तरीके से उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है। वो जो होता है हमारा गार्ड सेल्स द्वारा गाइड किया जाता है और जो होता है ये गार्ड सेल्स ही हैं जो कि हमारे स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे जो होता है गार्ड सेल्स कैसे कंट्रोल करते हैं? दिन के टाइम ओपन हो जाता है स्टोमेटा। गार्ड सेल्स के अंदर जो आसपास के सेल्स आप देख पा रहे हो, जो ये हमारे एपिडर्मल सेल्स हैं, इनसे जो होता है जब वाटर गार्ड सेल्स के अंदर भर जाता है तो गार्ड सेल्स स्वॉल अप हो जाते हैं, जिसके जरिए स्टोमेटा हमारा ओपन हो जाता है। रात के टाइम यही वाटर जो होता है डिफ्यूजन के जरिए आपका फिर से एपिडर्मल सेल्स के अंदर आ जाता है, जिसके जरिए स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। दैट इज सिंपल मैकेनिज्म। अब ये तो हमारा हो गया ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर हम जान चुके हैं कि भैया हमारे जो होता है हमारे ऑटोट्रॉफ्स कैसे करके अपना खाना बना रहे होते हैं। अब इसके अंदर प्लांट के अंदर एक और चीज और जानने की कि भैया प्लांट में एक रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन में कुछ नहीं है। फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन में प्लांट ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है, क्योंकि लाइट एनर्जी नहीं होती है तो प्लांट ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है अपना खाना बनाने के लिए। और जो होता है रात में प्लांट हमारे इंसानों की तरह कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। स्पेसिफिकली कुछ प्लांट जो होता है ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, बाकी सब कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जिनके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक। अभी जैसे देख रहा हूँ मशरूम कहाँ उगते हुए दिखते हैं तुम्हें? सब जो होता है कोई अगर पेड़ जो होता है गिर जाता है, सड़ने गलने लगता है, उसके ऊपर मशरूम हमें उगते हुए दिखते हैं। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं, इन्हें हम लोग सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं और इन ऑर्गेनिज्म को हम लोग सैप्रोफाइट्स कहते हैं। अब जो होता है ये जो फूड ये लोग खाते हैं, ये भाई इनका आधा बाहर डाइजेस्ट होता है, आधा जो होता है बॉडी के अंदर जाकर डाइजेस्ट होता है। तो इनका जो होता है मिक्स डाइजेशन होता है। इनका ना ही जो होता है इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, ना ही एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है। जो होता है ये कंप्लीटली मिक्सड होते हैं। ये कुछ खाना बाहर पचाएंगे फिर इसको खा लेंगे। जैसे हमारा प्लांट में एग्जाम्पल हो गया ये मशरूम का, और जो होता है एनिमल्स में एग्जाम्पल आप जानते हो वल्चर्स हो गए, ये सारी चीज़ें ये हमारा सैप्रोट्रॉफ्स होते हैं। अब जो होता है कुछ होते हैं भैया पैरासाइट्स। ये पैरासाइट्स हैं भैया। ये पैरासाइट क्या करते हैं? ये भाई किसी और के जो होता है जरिए अपना जिंदगी गुजारते रहते हैं। बोले तो मेरे अंदर जो होता है, जैसे बच्चों के अंदर क्या कहते हैं, कीड़े पाए जाते हैं। इंसानों के अंदर कीड़े पाए जाते हैं। कौन से कीड़े सर? पेट के कीड़े होते हैं बच्चों के अंदर। वो पेट के कीड़े करते क्या है? वो कुछ नहीं करते। जो बच्चा खाना खाता रहता है उसमें से वो अपना गुजारा चलाते रहते हैं। अब जो होता है जो हमारे ये पैरासाइट्स हैं, ये होस्ट बनाते हैं, ठीक है, होस्ट बनाते हैं। जो होस्ट होता है इनका, ये उसके ऊपर ही फीड करते हैं। जैसे कि जो होता है इसका कुछ एग्जाम्पल है लीच, कसकटा। कसकटा क्या होती है? कसकटा आप जानते हो अमर बेल जिसको कहा जाता है, जिसकी कोई जड़ नहीं होती तब भी वो अपनी ग्रो करती रहती है।
प्लांट का जो होता है पूरा का पूरा रस चूस डालती है, लेकिन ग्रो करती जाएगी। इसमें जो होता है लीच जो एक एग्जाम्पल है, ये एक हार्मफुल पैरासाइट है, और जो पेट के कीड़े होते हैं जिन्हें टेप वॉर्म कहा जाता है, ये आपके जो होता है नॉन हार्मफुल पैरासाइट्स होते हैं जनरली। अब इसके अंदर एक और चीज आती है कि भैया सिंगल सेल न्यूट्रिशन के अंदर हमारा जो होता है न्यूट्रिशन इन अमीबा बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अमीबा का न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करूं तो सिंगल सेल न्यूट्रिशन के अंदर जो आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन है उसका एक बहुत एग्जांपल है। होलोजोइक न्यूट्रिशन सर क्या होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है कि बॉस आप पूरा का पूरा खाना खा रहे हो। अब देखो अमीबा क्या करता है, अमीबा के अंदर ये सारी प्रोसेसेस होती हैं। अमीबा सबसे पहले खाने के पास में जाता है, दो अपने सीडोपोडिया निकालता है। सर ये सीडोपोडिया क्या होते हैं? सीडोपोडिया इसके फॉल्स फीट कहलाते हैं, ठीक है, फॉल्स फीट को निकालता है, उसको कैप्चर करता है, फिर अपनी इसकी एक टेम्पररी क्या बन जाती है, टेम्पररी फूड वैक्यूल बन जाती है। फिर उसके अंदर सारे के सारे एंजाइम जो आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो रिलीज आउट होते हैं, और यहाँ पे फूड वैक्यूल के अंदर धीरे धीरे खाना जो होता है वो पचने लगता है। पचने के बाद में वो खाना जो होता है छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाता है, और वो पूरे के पूरे सेल में जो होता है फैल जाता है, जहाँ जहाँ पे उसकी ज़रूरत है, एनर्जी की जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है। फिर इसकी सेल वॉल ब्रेक करती है, और जो होता है खाना बाहर निकल जाता है, जिसे हम लोग ईजेशन वाली स्टेप में देख पा रहे हैं। इसके अंदर सीबीएसई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है एक्सप्लेन दी न्यूट्रिशन इन अमीबा, तो आपको बस ये डायग्राम बनाना है और जो होता है इसके बारे में 2-3 पॉइंट लिख देने हैं। ये इसलिए मैंने डायरेक्ट डायग्राम बनाया क्योंकि भैया इसके ऊपर पॉइंट्स आप आराम से बना सकते हो। अब चलो भैया सारी बातें हो गई, हम इंसानों की भी सर थोड़ी बहुत बात कर लो तो हमें अच्छा भी लगेगा। हाँ चलो भाई न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस की बात करते हैं। तो हमारे इंसानों के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है? सबसे पहले तो ये जानो ह्यूमंस जो होता है हमारे ओमनीवोर है, हम लोग जो होता है प्लांट बेस्ड डाइट, एनिमल बेस्ड डाइट सब लोग कुछ खा सकते हैं। हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, हमारा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड न्यूट्रिशनल सिस्टम है, और हमारे पास में स्पेसिफिक ऑर्गन्स हैं अलग अलग चीज़ों के लिए। जैसे हमारे पास में जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसकी एक एलिमेंट्री कैनाल है जो कि हमारी पूरी के पूरी बॉडी में मुंह से लेकर जो होता है हमारे एनस तक जाती है। फिर वहाँ पे जो होता है पूरे के पूरे सारे ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, सारे ऑर्गन्स मौजूद होते हैं डाइजेशन कराने के लिए। ह्यूमन न्यूट्रिशन के अंदर अगर मैं बात करूँ तो जो होता है भैया कुछ 5 स्टेजेस में आपको जो होता है ये चीज़ पढ़नी है। सबसे पहले होता है आपका इंजेशन, दूसरा होता है आपका डाइजेशन, तीसरा होता है आपका एब्जॉर्प्शन, चौथा होता है आपका एसिमिलेशन, पांचवा होता है आपका इजेशन। ये 5 स्टेज को अगर आप पढ़ लोगे, 5 स्टेजेस को अगर आप पढ़ लोगे तो बॉस आपका जो होता है जिंदगी आसान हो जाएगी, आप चीज़ों को आसानी से समझ पाओगे। तो चलो भैया सबसे पहले जरा डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर लेते हैं, द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। तो डाइजेस्टिव सिस्टम्स की अगर हम बात करें तो ये हमारा कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब इसके अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे ओवरऑल कहाँ से कहाँ तक खाना जाता है। खाना हमारा चलता है मुंह से, हम मुंह से क्या करते हैं, खाने को इंजेस्ट करते हैं, खाने को हम लोग जो होता है लेते हैं। अच्छा सबसे पहले आपको ये चीज़ समझ में होना चाहिए कि भैया इंजेशन क्या होता है। इंजेशन होता है खाने को खाना, आपने खाना लिया और जो होता है मान लो आपने जो होता है एक क्या कहते हैं गोलगप्पा लिया, उसे मुंह में रख लिया, ठीक है सर मुंह में रख लिया गोलगप्पा, हाँ मजे आ गए सर एकदम मस्त वाले। तो आपका गोलगप्पा मुंह में जाते ही माउथ है साइट ऑफ इंजेशन, फिर उसके बाद में खाना नीचे मूव करता जाएगा, आपका जो होता है फेरिंग्स में आएगा, फिर उसके बाद में ईसोफेगस में आएगा, फिर स्टोमक में आएगा, फिर जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा, फिर जो होता है एनस से निकल जाएगा। ये हमने पूरी एनालॉजी इसी तरह हिसाब से बिठाई है। अब यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स होते हैं मौजूद, जैसे कि अगर हम माउथ की बात करें तो माउथ में भैया आपका सैलिवरी ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। अब अगर हम और थोड़ा सा नीचे आ जाए, पेट में आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, लीवर होता है मौजूद, फिर वहाँ पे आपका जो होता है पैनक्रियाज मौजूद होता है, ठीक है, आपका इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। तो चलो इन ग्लैंड्स के बारे में जान लेते हैं, और यही ग्लैंड्स हमारे मदद करते हैं आपके डाइजेशन ऑफ फूड में। चलो सबसे पहले जरा थोड़े से ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले चलो आ जाओ सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं। सलाइवा जो होता है, सैलिवरी ग्लैंड से रिलीज होता है हमारा थूक, जिसे सलाइवा कहा जाता है। सलाइवा जो होता है एक एंजाइम कंटेन करता है, जिसे हम लोग जो होता है एंजाइम अमाइलेज कहते हैं या सलाइवरी अमाइलेज कहते हैं इसको, ठीक है। अमाइलेज कहते हैं कुछ लोग इसको सलाइवरी अमाइलेज कहते हैं, क्योंकि पैनक्रियाज भी एक एंजाइम सिक्रेट करता है, जैसे हम लोग पैनक्रियाटिक अमाइलेज कहते हैं। इसलिए हम लोग जो होता है अमाइलेज है डायरेक्टली, तो हम इसको सलाइवरी अमाइलेज कहते हैं क्योंकि ये सलाइवा में मौजूद होता है। तो अमाइलेज होता है यहाँ पे सिक्रेट, जो कि आपका कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में जो होता है कन्वर्ट कर देता है। ये हाइड्रोलाइज करता है स्टार्च को माल्टोज में। स्टार्च क्या है, कॉम्प्लेक्स शुगर है, माल्टोज क्या है, एक सिंपल शुगर है। तो ये इसका काम होता है। अब जो सलाइवा होता है इसका टेस्ट आप ऐसे कर सकते हो, आप एक रोटी लो मुंह में, और रोटी कुछ देर बाद आपको मीठी लगने लगेगी। क्यों? क्योंकि जो होता है सलाइवा वहाँ पे असर करता है अपना, वहाँ पे वो हाइड्रोलाइज कर देता है आपके रोटी में मौजूद कॉम्प्लेक्स शुगर को, जो कि स्टार्च में, और जो उसको हाइड्रोलाइज कर देता है माल्टोज में। और जो होता है फिर उसके बाद में हमारे आते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, क्योंकि खाना हमारा जो होता है मुंह से होता है वो डायरेक्ट जाता है पेट में, हम उसी एनालॉजी में जो होता है बात करेंगे। तो उसके बाद में आते हैं हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर सिक्रेट होते हैं आपके कुछ सारे चीजें। सबसे पहला इसके अंदर सिक्रेट होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस्ट्रिक ग्लैंड द्वारा एक जूस सिक्रेट किया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। उसके अंदर जो पहली चीज मौजूद होती है उसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है
हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है पूरा का पूरा मीडियम गैस्ट्रिक जूस का एसिडिक कर देता है। इसके जरिए क्या होता है, एसिडिक मीडियम है और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच भैया कुछ नहीं 1 से 2 होता है। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर की एनिमेशन बहुत जल्दी आएगी, उसमें भी मैं बताऊंगा कि भैया पीएच 1 से 2 होने पे क्या होता है, एल्युमिनियम गल जाएगा। ये सोचो, अरे सर एल्युमिनियम गल जाएगा लेकिन हमारा पेट क्यों नहीं गलता, वो भी मैं बताऊंगा अभी। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे मीडियम को एसिडिक करता है। अब इतना ज़्यादा एसिडिक है तो जाहिर सी बात है कोई भी बैक्टीरिया यहाँ पे बचेगा नहीं, जो होता है सारे के सारे यहाँ पे बैक्टीरिया मारे जाएंगे। और एक एंजाइम निकलता है जिसे हम लोग कहते हैं एंजाइम पेप्सिन, जो कि कन्वर्ट होता है आपका पेप्सिनोजन से पेप्सिन में, पेप्सिनोजन में निकलता है फॉर्म में। पेप्सिनोजन क्या होता है, पेप्सिनोजन इसकी इनएक्टिव फॉर्म है, इसको HCl कन्वर्ट करता है पेप्सिन में। यानी कि ये जो एंजाइम पेप्सिन जो कि प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन जो हमारे फूड में मौजूद है इसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। ये किसकी प्रेजेंस में काम करेगा, ये प्रेजेंस में काम करेगा आपकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। और जो होता है, अब आपने एक सवाल पूछा था मुझसे कि सर जो होता है आप एक बात बताइए, ये जो हमारा क्या कहते हैं हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये हमारे पेट को ही क्यों नहीं गलाता। उसके लिए सीक्रेट होता है आपका म्यूकस। म्यूकस जो होता है हमारे स्टोमक को प्रोटेक्ट कर देता है फ्रॉम दी ओन एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर म्यूकस सीक्रेट नहीं होगा तो हमारे पेट में हो जाएंगे भैया, क्या हो जाएंगे भैया, अल्सर्स। ठीक है, अल्सर्स जो होता है हो जाएंगे। और जो होता है यहाँ पे इनर लाइनिंग जो होता है स्टमक की पूरी तरीके से डैमेज हो जाएगी। बाकी बचे हुए ग्लैंड्स के बारे में जरा पढ़ लेते हैं। तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने जो होता है सबसे पहले हमारे सैलिवरी ग्लैंड्स और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। और बाकी ग्लैंड्स के बारे में जरा पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जरा लीवर की। लीवर एक जूस सिक्रेट करता है जिसका नाम होता है बाइल जूस। बाइल आप जानते हैं, बाइल एक एल्कलाइन होता है जिसके अंदर जो होता है सॉल्ट मौजूद होता है। ये क्या करता है, ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स करने में मदद करता है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स क्या होती है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स कुछ नहीं होता है, एक बड़ा सा मॉलिक्यूल ले लो, फैट का एक बड़ा सा मॉलिक्यूल ले लो, उसको तोड़ने का काम करता है छोटे 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 मॉलिक्यूल्स में। तो ये हमारा जो होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स कहलाता है। अब जो होता है बाइल के अंदर ये मेनली फंक्शन होता है, तो बाइल का जो स्टोरेज है वो गाल ब्लैडर द्वारा किया जाता है, क्योंकि गाल ब्लैडर एक ऐसा पाउच है जो कि बाइल को स्टोर करके रखता है। जब आप खाना खाओगे तब जो होता है गाल ब्लैडर से जूस रिलीज होगा। दूसरा हमें बात करनी है भैया पेनक्रियास की। पेनक्रियास सिक्रेट करता है पेनक्रियाटिक जूस जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहले होता है आपका पेनक्रियाटिक अमाइलेज। इसलिए अब तो मैं पता चला कि भैया हमने जो होता है सलाइवरी अमाइलेज क्यों कहा था। सलाइवरी अमाइलेज हमने इसलिए कहा था क्योंकि भैया पेनक्रियास भी एक जूस ऐसा सिक्रेट करता है जिसे हम लोग पेनक्रियाटिक अमाइलेज कहते हैं। तो इसलिए हम लोग सलाइवरी अमाइलेज और पेनक्रियाटिक अमाइलेज को अलग अलग करते हैं। ये इसका फंक्शन क्या है, वही अमाइलेज का वही फंक्शन होगा, स्टार्च का ब्रेकडाउन। बहुत बढ़िया सर, शाबाश। दूसरा ये सिक्रेट करता है ट्रिप्सिन। पेप्सिन, ट्रिप्सिन कुछ याद आ रहा है? हाँ सर, पेप्सिन का फंक्शन था प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, ट्रिप्सिन का भी वही फंक्शन है भैया, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। तीसरा ये सिक्रेट करता है लाइपेज। लाइपेज जो होता है लीवर द्वारा जो ब्रेकडाउन हुए फैट्स हैं उसमें कुछ फैट्स बच जाते हैं, उनको बाकी में ब्रेकडाउन जो होता है ये लाइपेज कर रहा होता है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जरा हमारे स्मॉल इंटेस्टीन की। स्मॉल इंटेस्टीन हमारा जो होता है साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड है। यहाँ पे जो होता है फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्मॉल इंटेस्टीन की जो लेंथ होती है वो वेरिएबल होती है। ये जो हमारा स्मॉल इंटेस्टीन है एज पर जैसा आप फूड खाएंगे वैसे वैसे इसकी लेंथ होती है। जैसे कि सबसे लॉन्गेस्ट जो लेंथ होती है इसकी वो आपकी हर्बीवोर्स के अंदर पाई जाती है, क्योंकि हर्बीवोर्स जो होता है उस हिसाब का फूड खाते हैं जिसमें सेल्यूलोज मौजूद होता है। सेल्यूलोज एक ऐसा चीज है जिसको जो होता है सिक्रेट करने जिसको डाइजेस्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए हर्बीवोर्स की सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टीन पाई जाती है। अच्छा सर, डाइजेशन हो गया, खाना पूरी तरीके से पच गया, अब इसका आगे का प्रोसेस क्या होता है? आगे के ये 3 प्रोसेसेस हमें पढ़ने हैं जिसका नाम है भैया एब्जॉर्प्शन, एसिमुलेशन एंड इजेशन। चलो जरा इसकी बात करते हैं भैया। जब डाइजेशन हो जाता है हमारे ये डाइजेस्टिव सिस्टम में, जब पूरा का पूरा डाइजेशन हो गया, अब उसके बाद में फूड कहाँ मूव करता है? फूड मूव करता है आपका क्या कहते हैं स्मॉल इंटेस्टीन में। स्मॉल इंटेस्टीन एक ऐसी साइट है जहाँ पे आपका क्या होता है, जहाँ पे होता है आपका कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। मतलब यहाँ पे जो होता है आपका बचा कुचा सारा हिस्सा जो होता है स्मॉल इंटेस्टीन में कवर होता है, सारा का सारा डाइजेशन ऑफ फूड होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में मेन साइट है स्मॉल इंटेस्टीन आपके एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में। स्मॉल इंटेस्टीन में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टीन में कुछ ऐसे करके विलाय मौजूद होते हैं। ये विलाय क्या करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। ये विलाय से जो होता है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है। एब्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है, फूड का मूव करना कहाँ, ब्लड वेसल्स के अंदर। तो विलाय के अंदर जो होता है मैक्सिममली आपका स्मॉल इंटेस्टीन में विलाय मौजूद होते हैं। क्या होता है, अगर मैं एक ऐसी लंबी सी रस्सी लूँ, इसको अगर मुझे छोटे में करना है तो मैं इसको अगर ऐसे ऐसे कर दूं तो ये इतने ही हिस्से में कवर हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सही बात बोली, हाँ सब बिल्कुल सही बात है। तो स्मॉल इंटेस्टीन के अंदर भी ऐसे करके ये विलाय मौजूद होते हैं जिसकी वजह से आपका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और यही मेन साइट ऑफ आपकी एब्जॉर्प्शन है। यहाँ से आपका मेन एब्जॉर्प्शन चालू होता है स्मॉल इंटेस्टीन के अंदर। तो स्मॉल इंटेस्टीन जो होता है एसिमुलेशन और जो होता है आपका
एब्जॉर्प्शन करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। अब सर एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन में क्या फ़र्क है? तो देखो एक पॉइंट मैं तुम्हें बताता हूँ। एसिमिलेशन कुछ नहीं है, एसिमिलेशन एब्जॉर्ब हो गए, फूड चला भैया कहाँ, ब्लड में चला, ब्लड से जाके कहाँ पहुंचेगा सर? हर सेल तक पहुंचेगा, बॉडी के हर सेल तक पहुंचेगा। वो सेल क्या करेगा? वो सेल उससे जो होता है अपना खाना नहीं पकाएगा, हाँ सर खाना पकाएगा, खाना पकाने को एसिमिलेशन कहते हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? खाना पच गया है, उसके जितने न्यूट्रिएंट्स है उसे ब्लड में डाल दो, वो एब्जॉर्प्शन है। ब्लड लेके पहुंचेगा कहाँ सर? सेल्स के पास में, सेल उससे अपना खाना पका लेगा, उसे हम लोग जो होता है एसिमिलेशन कहते हैं। अब सर बाकी बचा कुचा का क्या होगा सर? निकाल दिया जाएगा। बिल्कुल सही बात है सर, निकालना जो होता है सुबह बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, तो वही आपका थ्रोइंग आउट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, उसे हम लोग आपका इजेशन कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपका न्यूट्रिशन वाला पार्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हमारा न्यूट्रिशन होता है समाप्त। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग जो होता है जिसका नाम है आपका रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में बच्चों को मेन दिक्कत क्या होती है? बच्चों को मेन दिक्कत ये होती है कि भैया ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में फर्क क्या है। चलो सबसे पहले तो मैं यही समझा देते हैं सर ब्रीदिंग क्या होता है। तो ब्रीदिंग को कहा जाता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग मदद करती है रेस्पिरेशन में, ब्रीदिंग रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन का प्रोवाइड करती है। ब्रीदिंग क्या है सर? ब्रीदिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके जरिए हम, ये जो है ये आपकी ब्रीदिंग है। ये ब्रीदिंग क्या है? इसके जरिए आप अपने बॉडी के अंदर क्या ले जा रहे हो? ऑक्सीजन ले जा रहे हो। बॉडी के अंदर जो वेस्ट एयर है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है उसे बाहर निकालते हो। ये किसके जरिए होता है? ये आपके ब्रीदिंग ऑर्गन्स के जरिए होता है। जब जैसे जो होता है हम तो भैया इसके जरिए कर लेते हैं, हमारे पास लंग्स मौजूद है। फिशेस कैसे करती हैं? फिशेस के पास में भैया जो होता है, मछलियों के पास में गिल्स होते हैं। प्लांट के पास में जो होता है भैया क्या होता है? प्लांट के पास में स्टोमेटा होता है। हमारे पास में जो होता है स्पेसिफिक ऑर्गन है जिसे हम लोग लंग्स के नाम से जानते हैं। अच्छा सर ब्रीदिंग का मैकेनिज्म क्या होता है? ब्रीदिंग का मैकेनिज्म बड़ा ही सिंपल सा है। अगर तुम देखना चाहोगे तो हम सबसे पहले सांस को अंदर खींचने वाला बताएंगे। हम जो होता है पतंजलि योगा नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे सिर्फ आपको जो होता है साइंस समझा रहे हैं। अब इनहेलेशन में क्या होता है? जब हम अंदर खींचते हैं सांस को तो दो चीजें होती हैं। डायफ्राम जो होता है हमारा, ये क्या है? ये सर आपका डायफ्राम है। ये डायफ्राम नीचे की तरफ मूव कर जाता है। अब ये जब नीचे की तरफ मूव करता है और जो होता है ये फ्लैट हो जाता है। अब डायफ्राम अटैच होता है आपका किससे? डायफ्राम किससे अटैच होता है? डायफ्राम होता है अटैच आपका लंग्स से। अब जब डायफ्राम आपका लंग्स से अटैच है और ये नीचे मूव करेगा तो लंग्स क्या एक्सपैंड करेंगे? हाँ सर लंग्स बिल्कुल एक्सपैंड करेंगे। रिबकेज एक्सपैंड करेगा। इसके जरिए क्या होता है? आपका ओवरऑल एयर प्रेशर इनसाइड द लंग्स डिक्रीज कर जाता है। अब मान लो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है आपका 1 atm, 1 atm बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। लंग्स के अंदर हो गया 0.8 atm मान लो, तो भैया आपकी हवा कहाँ से कहाँ मूव करेगी सर? बाहर से अंदर मूव करेगी। ये आपका प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन है। यही जरिया होता है जिसके जरिए आप अंदर सांस ले पाते हो। अब ये तो सर इनहेलेशन की बात हो गई। अब दूसरा प्रोसेस क्या है सर? दूसरा प्रोसेस है सर हमारा जो होता है ब्रीदिंग मैकेनिज्म के अंदर आपका क्या? एक्सहेलेशन की बात करते हैं तो एक्सहेलेशन हम सांस जब छोड़ते हैं तो क्या होता है? तो देखो सर सबसे पहला तो जो होता है जब ब्रीद आउट होता है तो सबसे पहले तो आपका डायफ्राम मूव करता है ऊपर की तरफ। ये देखो ऊपर की तरफ मूव कर गया, यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करा और लंग्स को दबा दिया। लंग्स को जैसे ही दबाया एकदम जो होता है ऊपर हुआ और रिबकेज हमारा कॉन्ट्रैक्ट कर गया। रिबकेज जैसे कॉन्ट्रैक्ट करा ओवरऑल एयर प्रेशर जो होता है लंग्स के अंदर इंक्रीज कर गया। बहुत ज्यादा एयर प्रेशर बन गया। मान लो बाहर का प्रेशर था 1 atm, 1 atm, अंदर का प्रेशर कितना हो गया? अंदर का प्रेशर हो गया 1.5 atm या 1.2 atm। तो कहाँ से कहाँ आवाज आएगी सर? अंदर से बाहर जाएगी। यही प्रोसेस ऑफ क्या है? यही प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन है। इसी के जरिए जो होता है हम एक्सहेल कर पाते हैं, हम सांस को बाहर निकाल पाते हैं और हमारी हवा अंदर से बाहर चली जाएगी। ये तो हो गई सर ब्रीदिंग। आप सर ये बताइए कि रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन की बात करें तो भैया रेस्पिरेशन कुछ नहीं है। रेस्पिरेशन है कि जो हमने ब्रीथ करके अंदर ऑक्सीजन पहुंचाई वो उसका इस्तेमाल ऑक्सीजन के अंदर गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करती है। हमारे सेल्स ऑक्सीजन का इस्तेमाल किसकी तरह करते हैं? गैस सिलेंडर की तरह। सर गैस सिलेंडर का क्या काम होता है? खाना पकाने का। बहुत बढ़िया। हमारा जो होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मैटर को, जो हमारा खाना हमने खाया था उसे ब्रेक डाउन हुआ, डाइजेस्टेड फूड को ऑक्सीडाइज करा जाता है, उसको जलाया जाता है, उसको बर्न करा जाता है, उसको पकाया जाता है जिसके जरिए एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी क्या है सर? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। वो जो होता है हमारा क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है। अब जब एटीपी है, एटीपी कुछ ऐसा सा मॉलिक्यूल है, मान लो ऐसा सा मॉलिक्यूल है, ये हमारा एटीपी है। 3 मतलब एटीपी ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट लिखा हुआ है सर। हाँ सर बहुत सही। अब जो ये ट्राइफॉस्फेट है, अब मेरी बॉडी को लगी भूख, अब इसे इस्तेमाल कैसे किया जाएगा? अब इसे जो होता है मेरी बॉडी को लगी भूख थोड़ा सा भैया इसमें से निकाल लेगी। ओहो सर ये तो 2 बचे डाइफॉस्फेट हो गया, तो इसे जाना जाता है एडीपी के नाम से। अब सर और भूख लगी तो एक और निकाल लेगी, फिर से जो होता है भैया ये हो गया, तो इसे जो होता है मोनोफॉस्फेट जाना जाता है। एक बचा तो मोनोफॉस्फेट।
अब ये जब हम खाना खाएंगे तो फिर से ये भैया आगे बढ़ना चालू हो जाएंगे। तो ये आपका ओवरऑल प्रोसेस होता है बॉडी में एनर्जी यूटिलाइजेशन का। जब एटीपी यूज हो जाती है हमारी बॉडी के द्वारा तो ये एडीपी में कन्वर्ट हो जाती है, फिर एएमपी में, और जो होता है ऐसे ही हमारी प्रोसेस चलती रहती है। ये आपका जो होता है आपका ये रिवर्सिबल रिएक्शन में होती है। अच्छा, तो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन बता दीजिए। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में आपका सबसे पहला आता है जनाब आपका एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक यानी कि एक ऐसा मोड ऑफ रेस्पिरेशन जिसके अंदर जो होता है आपकी एयर का इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम लोग एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन कहते हैं। एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन में जो होता है एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिसे हम लोग इस्तेमाल कर पाते हैं। कितनी होती है अगर आप स्पेसिफिक नंबर जानना चाहें, 38 एटीपी एनर्जी यहाँ पे मौजूद होती है, यहाँ पे प्रोड्यूस होती है आपकी किसमें, एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन में। माइटोकॉन्ड्रिया वो साइट है जहाँ पे जो होता है हमारा एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन हो रहा होता है। बहुत सारी हमारे लिविंग सेल्स में मतलब मैक्सिममली सारे के सारे लिविंग क्रिएचर्स में माइटोकॉन्ड्रिया में ही आपका क्या कहते हैं एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन हो रहा होता है। दूसरा मोड ऑफ रेस्पिरेशन है आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक को मैं तोड़ देता हूँ भैया, ये एन को मैं तोड़ देता हूँ एनटी में, ठीक है, एनटी में, और जो होता है हम इसे एरोबिक को तोड़ देते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ ये एंटी एयर जो होता है एंटी एरोबिक रेस्पिरेशन है, एंटी एयर रेस्पिरेशन है, यानी कि एक ऐसा रेस्पिरेशन जहाँ पे ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, जहाँ पे जो होता है एयर की इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग एंटी एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, या एनारोबिक रेस्पिरेशन आप इसको नाम देते हो। मैं इसको एंटी एरोबिक रेस्पिरेशन नाम देता हूँ, ज़्यादा क्लियर हो जाता है। एरोबिक का उल्टा रेस्पिरेशन। अब जैसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे कि ईस्ट, इसको जो होता है इस्तेमाल करके हमारा ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर देते हैं इथेनॉल और CO2 में, और वहाँ पे एनर्जी रिलीज हो जाती है। लोकेशन सर कहाँ होती है इसकी, ये मसल सेल्स के अंदर होता है। जब आप बहुत ही ज़्यादा विग्रस एक्सरसाइज कर रहे होते हो, बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। कितनी होती है सर, जो होता है यहाँ पे 38 एटीपी, यहाँ पे 2 एटीपी की एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सोच रहे हो सर कितना कम है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है हमको। अच्छा सर, अब ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारा, ये जो हमने सांस अंदर बाहर करी सर, इसके बारे में तो बता दो आप। हाँ, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में सुन लो। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। हमारी नॉस्ट्रल्स होती हैं, नेजल चैम्बर होता है, फारिंक्स होता है, लैरिंक्स होता है, ट्रकिया होता है, ब्रोंकाई होता है, ब्रोंक्यूस होता है, एल्वुलाई होता है। ये इसी जो होता है एनालॉजी में मौजूद होते हैं। अब देखो होता क्या है, जैसे आप सांस लेते हो नॉस्ट्रल से फिर वो नेजल चैम्बर में जाती है। इसके काम देख लो आप। नॉस्ट्रल जो होता है सबसे पहले ओपनिंग है हमारी जहाँ से सांस अंदर जाती है। नेजल चैम्बर उसको फिल्टर करता है, वार्म करता है, फेरिंग्स में पहुँचती है, कॉमन पैसेज है भैया एयर एंड फूड के लिए। फिर लैरिंग्स में जाती है जहाँ पे वॉइस बॉक्स होता है, जहाँ पे एपिग्लॉटस मौजूद होता है। एपिग्लॉटस सर क्या है, एपिग्लॉटस कुछ नहीं है। एपिग्लॉटस आपका जो होता है, ये मान लो ये आपका फूड पाइप है, ये आपका एयर पाइप है, ये आपका फूड पाइप है, ठीक है, ये आपका फूड पाइप है। तो जब ऊपर से फूड भी आता है, क्योंकि हम खाना खाते हैं ऊपर से फूड भी आता है, तो एक ऐसे करके कवरिंग लगी होती है। ये कवरिंग क्या है, ये सर कवरिंग क्या है, ये सर कवरिंग जो होता है, ये कवरिंग है आपकी एपिग्लॉटिस। जब आपका फूड आता है तो ये एयर पाइप को कवर कर लेता है ताकि आपका फूड जो होता है वो एयर पाइप में ना जा पाए। इसे हम लोग एपिग्लॉटिस कहते हैं, ठीक है। एपिग्लॉटिस कुछ नहीं है सर, एक छोटा सा क्या कहते हैं फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है जो कि हमारे एयर पैसेज को कवर करके रखता है। अब उसके बाद में ट्रैकिया है हमारा। ट्रैकिया विंड पाइप है जहाँ पे कार्टिलेज की मसल्स मौजूद होती हैं ताकि ये विंड पाइप कोलाइड ना कर जाए दोनों लंग्स के बीच में मौजूद होते हुए। फिर ये ब्रोंकाई में पहुंचता है। ब्रोंकाई रेस्पिरेटरी ट्यूब है। फिर और छोटे जो होता है जब वो डिवाइड होते हैं उसे हम लोग ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। एल्वुलाई जो होता है जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है। एल्वुलाई की जो आपकी मेम्ब्रेन होती है, एल्वुलाई हमारी कुछ ऐसी सी दिखती है। इसकी जो मेम्ब्रेन होती है काफ़ी ज़्यादा कैसी होती है, काफ़ी ज़्यादा थिन होती है। काफ़ी ज़्यादा कैसी मेम्ब्रेन होती है, थिन मेम्ब्रेन होती है। क्यों? क्योंकि गैसेस एक्सचेंज कराना है तो थिन मेम्ब्रेन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे आपका रेस्पिरेशन ओवरऑल यहाँ पे समाप्त होता हुआ। चलो भैया नेक्स्ट हमारे दिल की धड़कन ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करते हैं। आग लगा देते हैं दिल के अंदर। चलो दिल के अंदर आग लग गई है। हमारी जो लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं, अगर हम लोग कहीं फैक्ट्री में कुछ भी यूजफुल प्रोड्यूस करते हैं और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, कुछ यूजफुल निकलता है, कुछ वेस्ट निकलता है, दोनों को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। हम उन्हें जो होता है सारे के सारे इलाकों में ट्रांसपोर्ट करते हैं। हमारा जो होता है जो प्रोडक्ट बनता है हम उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं। ऐसी बॉडी भी हमारा करती है। जो भी आपका यूजफुल प्रोडक्ट है उसको भी ट्रांसफर करती है, जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट है उसको भी ट्रांसफर करा जाता है और उसको एलिमिनेट करा जाता है। हमारे जो होता है हायर एनिमल्स के अंदर, हायर जो होता है प्लांट्स के अंदर क्या मौजूद होता है भैया, हायर एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है लेकिन उतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता। एनिमल्स के अंदर भैया सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी पूरी की पूरी बॉडी में फैला हुआ है, जहाँ पे भी सारा का सारा फंक्शन चल रहा होता है। भैया क्या चीज़ कहाँ से लानी है, कहाँ ले जानी है, कैसे पहुँचानी है, कैसे नहीं पहुँचानी। हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर भैया 3 चीजें मौजूद होती हैं। सबसे पहली बात करते हैं, सबसे पहला हॉट ब्लड होता है, गर्म खून हम जो होता है बहुत ज्यादा गर्म है। दूसरे जो होता है हमारा हार्ट मौजूद होता है। तीसरा हमारा ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं। अच्छा सर, तो चलो भैया सबसे पहले खून की बात कर लेते हैं, हमारा हॉट ब्लड की बात करते हैं। ब्लड में देखो, ब्लड में होती हैं 3 चीजें मौजूद। सबसे पहले होते हैं आपके रेड ब्लड सेल्स जिसके अंदर हीमोग्लोबिन मौजूद होता है। और यहाँ ये इसका काम क्या है, ब्लड के अंदर इसका काम है भैया ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना।
ऑक्सीजन को ले जाना। दूसरे होते हैं हमारे वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल हमारे बॉडी के क्या है, सोल्जर्स हैं। इनका काम क्या है, इनका काम है भैया पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करना। पैथोजेंस अगर बाहर से कोई भी हमारी बॉडी के अंदर घुसेगा जो होता है उसको ये डिस्ट्रॉय करके रख देंगे। तीसरा जो होता है हमारा पार्ट होता है प्लाज्मा का पार्ट। प्लाज्मा क्या है, ये सारी चीजें जिसमें तैर रही हैं, इनको तैराने वाला पानी का नाम प्लाज्मा है। रेड ब्लड सेल्स की बात करें, रेड ब्लड सेल्स के बारे में एक चीज और जान लो, इनकी जो होता है लाइफ साइकिल अप्रॉक्स 4 मंथ्स की होती है। व्हाइट ब्लड सेल्स की जो होता है उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आरबीसी की 3 से 4 महीनों की इसकी लाइफ साइकिल होती है, 120 डेज अप्रॉक्स ऐसी करके होता है। और जो होता है चौथा हमारा पार्ट है भैया प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होता है, प्लेटलेट्स का स्ट्रक्चर देख रहे हो सर, कुछ भी रैंडमाइज स्ट्रक्चर है। ये रैंडमाइज स्ट्रक्चर क्या करता है, जब आपको कहीं चोट लगती है वहां पे ब्लड को रोकने में जो होता है प्लेटलेट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत अच्छी तरीके से फंक्शन करती हैं, ब्लड को रोक देती हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं भैया, ब्लड की तो बात होगी तो सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर लेते हैं। हमारे जो होता है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के 2 मेन ऑर्गन्स हैं। सबसे पहले जो होता है हमारा हार्ट है, दूसरा हमारी जो होता है नसें हैं, जिसको हम जो होता है हमारी आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज करके जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जरा हार्ट की। हार्ट में हम आग लगाएंगे, हार्ट की बात करते हैं बॉस। ये देखो ये हमारा हार्ट आ गया। हार्ट क्या है, सबसे पहले हार्ट के बारे में थोड़ा सा जानो, फिर इसके अंदर जो होता है कैसे करके होता है वो सारी चीजें जान लेते हैं। हार्ट हमारा सबसे पहले क्या एक मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है जो कि हमारा ब्लड को पंप करता है पूरी की पूरी बॉडी में। कहाँ होता है भैया सर, ये जो होता है लंग्स के अंदर होता है, थोड़ा सा हल्का सा टिल्टेड होता है लेफ्ट की तरफ। इसके 4 चैम्बर्स होते हैं। 4 चैम्बर्स और क्यों होते हैं, क्योंकि भैया मिक्सिंग ऑफ ब्लड ना हो जाए, इसलिए जो होता है हमारे नेचर ने पूरा का पूरा ध्यान रखा है कि हमारा हार्ट जो होता है 4 चैम्बर हो, इसके जरिए ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका सेपरेट रहे। हार्ट जो होता है पूरे के पूरे लाइफ, पूरे की पूरी जिंदगी भर हमारा नॉन स्टॉप बीट करता है। कार्डियक साइकिल के जरिए बीट करता है। 0.4 सेकंड ये बीट करता है, 0.4 सेकंड का आराम करता है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन में। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें 2 एट्रिया होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। जो 2 एट्रिया है वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, 2 वेंट्रिकल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर दोनों जो होता है भैया एक साथ रिलैक्स करते हैं। एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे 2 एट्रिया, एक साथ रिलैक्स करेंगे, 2 वेंट्रिकल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एक साथ रिलैक्स करेंगे। सर चक्कर क्या है देख लो। सबसे पहले हार्ट के स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं, तो हार्ट के स्ट्रक्चर के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं तो चक्कर क्या है, देखो सबसे पहले आपका ये जो नीला हिस्सा है, नीले हिस्से में क्या है, नीले हिस्से में आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। नीले हिस्से में आपका जो होता है मेनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और जो हमारा लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम है, ये क्या है सर, ये आपका राइट एट्रियम है। ये आपका क्या है सर, ये आपका राइट एट्रियम है। ये आपका आरवी है, राइट वेंट्रिकल है, ये आपका आरवी है। ये आपका लेफ्ट एट्रियम है, ये आपका लेफ्ट एट्रियम है, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड आता है सर, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है। अब देखो ब्लड का फ्लो क्या होता है, जब दोनों एट्रिया जो होता है क्या कहते हैं आपका कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। हम चलो सबसे पहले रिलैक्स मोड से चालू करते हैं। रिलैक्स मोड में है हार्ट, तो क्या होगा, तो सर बॉडी से आपका ब्लड आना चालू होगा। बॉडी से आपका ब्लड, ये देख रहे हो एरो आ रहा है, ये वाला नंबर 1 वाला स्टेप ये होगा। बॉडी से आपका ब्लड आना चालू होगा आपके हार्ट में। और अपर साइड ऑफ द बॉडी से आएगा। अपर साइड से कौन लेके आएगा, सुपीरियर वेना केवा लेके आएगी। लोअर साइड ऑफ द बॉडी से भी ब्लड आएगा, जिसे इंफीरियर वेना केवा लेके आएगी। हार्ट के जो होता है राइट एट्रियम में ये इकट्ठा होना चालू हो जाएगा। अब जो होता है होगा क्या, इधर सेम टाइम में नंबर 1 के साथ में एक और चीज चल रही होगी। सर एक और चीज क्या चल रही होगी, नंबर 2 यहाँ पे नहीं, नंबर 1 के टाइम में एक दोनों चीजें एक साथ चलती हैं। नंबर 1 पहली प्रोसेस है रिलैक्स है हार्ट, ठीक है, पहली प्रोसेस है रिलैक्स है हार्ट, एट्रिया रिलैक्स्ड है, ठीक है। अब नंबर 1 हमारा इधर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा हो रहा है राइट एट्रियम में। इधर जो होता है हमारा लेफ्ट तरफ आपके लंग्स से ब्लड इकट्ठा हो रहा है आपके जो होता है लेफ्ट एट्रियम में। आपका लंग्स से ब्लड आके इकट्ठा हो रहा है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। हमारा राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा हो रहा है। अब होगी आपका पहला पंप में दोनों एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। हाँ सर, दोनों एट्रिया ने एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करा। अब देखो ये दोनों एट्रिया हैं, ये दोनों एट्रिया जो होता है एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे मतलब पंप करेंगे। तो जो होता है ब्लड कहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, तो सर ये वेंट्रिकल्स में आ गया। ब्लड कहाँ आ गया सर, वेंट्रिकल्स में आ गया। अब ब्लड जो होता है वेंट्रिकल्स में इकट्ठा हो चुका है, दोनों वेंट्रिकल्स में आपका ब्लड आ चुका है। अब दोनों वेंट्रिकल्स, नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा नंबर दूसरे में ये दोनों वेंट्रिकल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इधर देखो तो ये ब्लड कहाँ जा रहा है, ये ब्लड जा रहा है लेफ्ट एंड राइट लंग में जा रहा है ये ऑक्सीजनेट होने के लिए, ठीक है। सेम टाइम ब्लड कहाँ निकलेगा, सेम टाइम ब्लड निकलेगा आयोटा के जरिए, कहाँ, हमारी पूरी की पूरी बॉडी में, जो पूरी की पूरी बॉडी में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो होता है डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो ये हमारा हार्ट का 2 बार मतलब पूरा का पूरा कार्डियक साइकिल है, जिसमें सबसे
पहले ये रिलैक्स होता है, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करना चालू करता है। सबसे नंबर 1 पे दोनों एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर जो होता है नेक्स्ट टाइम में दोनों वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और यही हमारा जो होता है सर्कुलेशन चलता चला जाता है। अब यही चीज़ अगर मैं आपको और चीज़ डिटेल में समझाना चाहूँ, ठीक है, अब ये आप जानते हो भैया राइट एट्रियम है, कहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है रिसीव करता है, कहाँ से इंफीरियर वेना केवा से। अब ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ट्राइकस्पिड वेल्व्स मौजूद होते हैं आपके कहाँ, आपके राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन से वेल्व मौजूद होते हैं, ट्राइकस्पिड वेल्व होते हैं। ट्राइकस्पिड यानी कि 3 मुंह का वेल्व, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से दिखता है, ये वेल्व कैसे दिखता है, ये वेल्व कुछ इस तरीके से दिखता है। और यहाँ पे मौजूद होते हैं आपके बाइकस्पिड वेल्व। सर बाइकस्पिड वेल्व कैसा दिखता है, बाइकस्पिड वेल्व आपका कुछ ऐसा सा दिखता है, ये बाइकस्पिड वेल्व और ट्राइकस्पिड वेल्व है। अच्छा सर, तो ये हार्ट के अंदर ये जो दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं, इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको भैया डबल सर्कुलेटरी सिस्टम या कार्डियक साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो इसके अंदर होता क्या है, ये देखो बॉस, ये है हमारा पूरा का पूरा सर्किट, हमारा हार्ट, हमारा बॉडी और हमारा वो। हमारा ह्यूमन बॉडी में ब्लड 2 बार सर्कुलेट करता है हार्ट से। सबसे पहले तो हार्ट में आता है बॉडी से, फिर जाता है लंग्स में, फिर लंग्स से फिर आता है हार्ट में, फिर जाता है बॉडी में। तो मतलब हार्ट से 2 बार होके जाता है भैया बॉडी में जाने से पहले, ठीक है। तो इसलिए हम इसको जो होता है आपका डबल सर्कुलेशन नाम देते हैं। अब डबल सर्कुलेशन तो सर हमने नाम दे दिया, लेकिन आप एक बात बताइए 2 बार कैसे आ गया। देखो भैया बॉडी से आया हार्ट में, हार्ट से गया लंग्स में, लंग्स से फिर आया हार्ट में, लंग्स से डायरेक्ट बॉडी में नहीं गया, लंग्स से फिर आया हार्ट में, फिर बॉडी में गया। तो इसलिए हम इसको डबल सर्कुलेशन नाम देते हैं। और दूसरा हमारा हार्ट के 2 जगह एक साथ ब्लड जा रहा होता है, इसलिए भी हम इसे डबल सर्कुलेशन का नाम देते हैं। दोनों एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो भैया 2 जगह ब्लड जाता है यहाँ पे दोनों वेंट्रिकल्स में। फिर जब दोनों वेंट्रिकल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, थोड़ा सा ये जो एक आधा ब्लड है ये जाता है भैया लंग्स में, आधा ब्लड सेम टाइम पे जाता है आपका बॉडी में डीऑक्सीजनेट होने के लिए, बॉडी के काम में आने के लिए। तो इसलिए हम इसे डबल सर्कुलेशन कहते हैं। इसे ओवरऑल को एक कार्डियक साइकिल कहा जाता है। अब ये जो हमारा कार्डियक साइकिल है, ये जो हमारा हो रहा है, ये किस में हो रहा है सर, ये हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर हो रहा है। तो चलिए जरा ब्लड वेसल्स की बात कर लेते हैं, फिर ब्लड वेसल्स की बात करते हैं जरा। ब्लड वेसल्स हमारी 2 टाइप की होती हैं, आपको पता है, आर्टरीज एंड वेन्स। कैपिलरीज की बात हम करेंगे। आर्टरीज जो होता है सबसे पहले आपका हवे करती हैं कैरी, ब्लड को दूर ले जाती हैं, कहाँ से, हार्ट से। यहाँ पे जो होता है ब्लड हाई प्रेशर के अंदर फ्लो करता है और इनकी जो होता है इलास्टिक वाल्व होती है, क्योंकि भैया हाई प्रेशर है उसको झेलने के लिए इलास्टिक वाल्व मौजूद होना चाहिए। इनके अंदर वाल्व्स नहीं होते, इनके अंदर भैया जो होता है कोई भी वाल्व नहीं मौजूद होता, क्योंकि यहाँ पे बैकफ्लो ब्लड नहीं होता, ब्लड वापस नहीं आ सकता, ब्लड वापस नहीं लौट सकता, हाई प्रेशर में जा रहा है। जनरली ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, एक्सेप्ट एक ऐसी जो होता है आर्टरी है जिसको हम लोग कहते हैं भैया पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी सर कौन सी है, पल्मोनरी आर्टरी की बात करें तो आपकी पल्मोनरी आर्टरी की देखो ये वाली पल्मोनरी आर्टरी है, आपको दिखाएं पल्मोनरी आर्टरी, हार्ट के अंदर देखोगे तो ये आपकी जो होता है ये पल्मोनरी आर्टरी है। ये रही आपकी जो होता है पल्मोनरी आर्टरी। ये जो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये जो लंग्स में ले जा रही है, ये पल्मोनरी आर्टरी है। तो ये आपकी पल्मोनरी आर्टरी होगी। अब वेन्स की बात करते हैं जरा। वेन्स के अंदर जो होता है ब्लड हार्ट की तरफ आता है। वेन्स वो हैं जो वो नसें हैं जो ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आती हैं। इनके अंदर ब्लड, सही बात है भैया, बॉडी से लौट के आ रहा है तो लो ब्लड प्रेशर होगा, तो इसलिए इनके अंदर ब्लड लो प्रेशर से फ्लो करता है। इसलिए जो होता है इनकी वॉल जो होता है काफ़ी ज़्यादा थिन होती है और इन इलास्टिक होती हैं, क्योंकि भैया प्रेशर नहीं लग रहा है तो इलास्टिक वॉल होने का कोई फायदा भी नहीं है। यहाँ पे वॉल मौजूद होते हैं जाकि जो होता है बैक फ्लो ऑफ ब्लड आपका प्रिवेंट किया जा सके। जनरली ये जो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। वो पल्मोनरी वेन कौन सी होती है, जो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही होती है हार्ट में, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही होती है हार्ट में, वो आपकी पल्मोनरी वेन कहलाती है। अब ये जो ब्लड जिस प्रेशर से फ्लो करता है इसको जाना जाता है आपका ब्लड प्रेशर के नाम से। ब्लड प्रेशर को जो होता है जो एक्सर्ट किया जाता है ब्लड के द्वारा प्रेशर आपकी वॉल्स पे हार्ट की, उसे हम लोग ब्लड प्रेशर जानते हैं। ब्लड प्रेशर को हम लोग जो होता है मेजर करते हैं आपका स्फाइग्नोमैनोमीटर के जरिए। ये आपका एक ऐसा डिवाइस होता है जो आपका ब्लड प्रेशर को जो होता है मेजर कर रहा होता है। आपका 2 ब्लड प्रेशर्स होते हैं। सबसे पहले आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, देन वी हैव डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक कौन सा होता है, जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है तब वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, हाई होता है। डायस्टोलिक जब जो होता है रिलैक्स हो रहे होते हैं, ब्लड वापस जा रहा होता है, तब वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारा 120/80 रहना चाहिए। अब जो होता है ब्लड के साथ साथ में एक और फ्लूइड होता है जहाँ पे ब्लड नहीं पहुँच सकता, मान लो टिप ऑफ द फिंगर, वहाँ पे देखोगे वहाँ पे ब्लड जनरली नहीं होता है। वहाँ पे एक ऐसा फ्लूइड होता है जो कि वहाँ पे पहुँचता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग लिम्फेटिक फ्लूइड के नाम से जानते हैं, और उस सिस्टम को हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है, लिम्फ इज एक ऐसा फ्लूइड है जो हमारी बॉडी में फ्लो करता है ब्लड के अलावा। और लिम्फ ओरिजिनेट कहाँ से करता है, जो होता है यह
मेनली आपका ब्लड से ही निकलता है और ब्लड से ही में ही चला जाता है। इसके अंदर मौजूद क्या होता है, WBCs मौजूद होती हैं, मेनली लिम्फोसाइट्स होती हैं जो आपकी हर जगह पहुंच जाती हैं जहां पे अगर आपका इन्फेक्शन हो गया तो जनरली ये वहां पे पहुंच जाएंगी। तो ये आपका लिम्फेटिक सिस्टम है। अब भैया हमने इंसानों की तो बात कर ली, प्लांट्स की तो जरा बात कर ली। प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? प्लांट्स के अंदर देख लो मेनली ये दो चीजें होती हैं। सबसे पहले जाइलम टिश्यू होता है। जाइलम का क्या काम होता है सर? जाइलम का ट्रांसपोर्ट जो होता है मेन काम होता है कि ये ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स को, जो कि रूट से सारे के सारे पार्ट्स में। और जो फ्लो होता है जाइलम का, ये यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही तरफ का फ्लो होता है भैया, दोबारा लौट के कोई फ्लो नहीं होता। ठीक है, इसके अंदर जो फोर्सेज लगती हैं, कैसे करके हो पाता है, कैसे करके इसके अंदर ट्रांसपोर्ट होता है, जो फोर्सेज लगती हैं इसके अंदर, और सबसे पहले होता है आपका रूट प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर होता है मौजूद रूट्स के अंदर, जो कि जो होता है सैप को राइज करने में मदद करता है। दूसरा आपका ट्रांसपायरेशन, ये वाटर को अपवर्ड्स पुल करता है। अब देखो ट्रांसपायरेशन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ट्रांसपायरेशन क्या है? अब मैं एक बात करूं, ये मान लो ये गिलास है, ये गिलास है। अब गिलास को ऊपर से आप अपना मुंह लगा के इधर से जो होता है इसको सक कर लो, तो क्या होगा, ये गिलास आपके से चिपक जाएगा। हाँ सर, ऐसे ही जब स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा बहुत सारा वाटर निकाल देता है, बहुत सारा वाटर निकाल देता है, बहुत सारे जो होता है ऑक्सीजन निकाल देता है, तो उधर से क्या होता है, उधर से वैक्यूम क्रिएट होता है। वैक्यूम ऊपर की तरफ क्रिएट हो रहा है, तो नीचे से जो होता है वाटर धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करने लग जाता है। इसे ट्रांसपायरेशनल पुल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं सर? ट्रांसपायरेशनल पुल कहते हैं। दूसरा आपका होता है, दूसरा है आपका फ्लोएम। फ्लोएम सर देख लो, ये आपका फ्लोएम है। फ्लोएम के अंदर क्या होता है सर? फ्लोएम जो होता है मेनली फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इसकी प्रोसेस है, इसको क्या कहा जाता है सर? जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड की प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। बहुत बार सीबीएसई के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये भैया एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर एटीपी रिक्वायर्ड होती है, बाई डायरेक्शनल फ्लो होता है, और ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है जनरली कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है, कहीं ना कहीं इन्वॉल्व नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहता है दैट इज द एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन आप जानते हो सर क्या है? हमारी जो होता है बॉडी के अंदर बहुत सारे वेस्टेज प्रोड्यूस होते हैं, जैसे मेनली हमारा नाइट्रोजीनस वेस्ट हो गए, और इसको रिमूव करने की प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन, हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन आप जानते हो सर, किडनी है हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो किडनी के अंदर क्या होता है, उसकी एक फंक्शनल यूनिट होती है। एटम्स हमारे मैटर की फंक्शनल यूनिट है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हमारे इलेक्ट्रिसिटी की फंक्शनल यूनिट है। ऐसे हमारी किडनी की फंक्शनल यूनिट, हमारी बॉडी की फंक्शनल यूनिट सेल है। किडनी की फंक्शनल यूनिट भैया नेफ्रॉन है। एक किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन मौजूद होते हैं। नेफ्रॉन को जरा डिटेल के अंदर जान लें। हाँ सर जान लेते हैं, चलिए। तो ये हमारा ये आ गया भैया नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के 3 हिस्से, सबसे पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, फिर सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है, फिर ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है। देखो सबसे पहले यहाँ पे आता है ब्लड, यहाँ पे आया सर क्या, यहाँ पे आया खून, लाल लाल खून, यहाँ पे आया सर लाल लाल खून। यहाँ पे ये ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस में आपको सब कुछ निकाल दिया जाता है खून में से, सब कुछ मतलब सब कुछ। फिर ये बाउमेंस कैप्सूल में सब कुछ इकट्ठा होता है, फिर यहाँ से सब कुछ जाना चालू होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, मिनरल्स, वाटर, ग्लूकोज, सब कुछ। अब ये जो होता है ये आपका रीनल ट्यूब्यूल वाला हिस्सा है, यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब यहाँ से जो होता है ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल कहीं नहीं होती, ये घूम के आ जाती है यहाँ पे ऐसे करके, यहाँ पे जो होता है ये ऐसे करके आती है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ जैसे ग्लूकोज हो गया, सॉल्ट हो गया, वाटर हो गया, इसको भैया ब्लड में फिर से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसे लूप ऑफ हेनले कहते हैं, जहाँ पे जो होता है आपका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, लूप ऑफ हेनले के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जो होता है मेनली प्राइमरी यूरिन और जो होता है फाइनल यूरिन यहीं पे बन के निकलता है। बहुत सारी चीज़ें एब्जॉर्ब हो जाती हैं, और जैसे नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह हो गए ये रह जाते हैं, और वो ट्यूबुलर सिक्रीशन फिर जो कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा हो जाते हैं। कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा होकर सर क्या होता है, फिर कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा होने के बाद में कुछ नहीं, ये हमारी किडनीज हो गई। अब ये कनेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा हो गए, कलेक्टिंग डक्ट ओवरऑल यहाँ पे इकट्ठा होकर भैया ये क्या बना देती है, ये आपका बना देती है ये यूरेटर बना देती है। अब ये यूरेटर जो है, यूरेटर जो होता है नीचे लेके आते हैं पेयर ऑफ यूरेटर्स, ये दोनों किडनी से, और जो होता है नीचे मेनली ये यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा रहता है। जब आपको प्रेशर लगता है आप निकाल आते हो। हमारे पास में 2 किडनी मौजूद है, 2 किडनी मौजूद है। यहाँ पे जो होता है ब्लड की अच्छी खासी सप्लाई होती है, और ये हमारा ओवरऑल एक्सक्रीटरी सिस्टम है। अभी किडनी खराब होने के केस में आपका एक आर्टिफिशियल किडनी का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे जो होता है हम लोग डायलिसिस की प्रोसेस के भी नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आपका ओवरऑल चैप्टर होता है। तो जनाब ये है आपका ओवरऑल वन शॉट। उम्मीद करते हैं पूरा का पूरा चैप्टर दिलो दिमाग में सेट हो गया होगा। यार हमने इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करी है भाई, और आपके अपने भैया का चैनल है, तो प्लीज एंड प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना। नए आ रहे हो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत सारे और वन शॉट्स आ रहे हैं बहुत ही बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ में। और भैया जो तुमने अपने पेरेंट्स से प्रॉमिस कराया 98% मार्क्स लाने का, उस प्रॉमिस को साथ में मिलकर पूरा करते हैं, और जो होता है हमको प्राउड फील कराते हैं। प्लीज सब्सक्राइब इट, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में। आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।